आज हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज हैश टेबल। बेसिकली इस टॉपिक को आप लोग यूजुअली हैशिंग के नाम से जानते हो, बट एक्चुअली जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हैशिंग इज द प्रोसेस, बट एक्चुअली द डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो लेट्स बिगिन with this data structure कि what actually this data structure is, that means hash table। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ऑपरेशंस ओवर हैश टेबल एंड देन कोलिजन। ये तीन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हैश टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कीज। हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग जनरली अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ये मैंने स्टार्टिंग में भी कवर किया था। एक बार यहाँ पर हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं कीज की यानी कि डेटा यूनिट्स की, तो ये की जो वर्ड है ये हम बहुत तरीके से सुनते हैं कि हमने की को डेटा के अंदर इंसर्ट किया, की को हम लोगों ने स्टोर किया, डेटा को हम लोगों ने स्टोर किया। सो दिस टाइप ऑफ टर्म इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं की अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप की को स्टोर करते हो तो यूजुअली हम की को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, यूजुअली हम की को करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर। क्यों करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर, ये मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज इसमें ऑपरेशंस को लगाना कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, आप इजीली किसी भी ऑपरेशन को लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सपोज करो मेरे पास कुछ डेटा है, लेट्स से कुछ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल नेम है आपका, मोबाइल नंबर है, लेट्स से रोल नंबर है, ये आपका कोई डेटा है। तो जिसमें रोल नंबर क्या हो गई, आपकी हो गई की। तो इस तरीके से आपका कोई भी डेटा आप अपने डेटा के अंदर स्टोर करते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपका स्टूडेंट नाम का कोई डेटा रिकॉर्ड है और यहाँ पर कुछ डेटा तो होता है जो डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ होता है जिसका रेफरेंस स्टोर होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मान लो यहाँ पर आपका मार्क्स का कोई भी रेफरेंस स्टोर है, तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नेम है और सब्जेक्ट के नेम के साथ उस सब्जेक्ट के मान लीजिए मार्क्स स्टोर हैं। नेक्स्ट आप मान लो इस तरीके से कि यहाँ पर कुछ एड्रेस का डेटा स्टोर है, रेफरेंस एड्रेस में आपका आ जाता है, मान लीजिए हाउस नंबर आ गया, लोकेलिटी आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गया, इस तरीके का कुछ भी डेटा आ गया, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया या स्टेट आ गई, इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर स्टोर है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टोर क्या है, यहाँ पर स्टोर है रेफरेंस ऑफ दिस डेटा। बेसिकली इस पूरे डेटा में की क्या हुई, तो इस पूरे डेटा में जो की हुई वो की हो गई ये आपका रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी की को रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि आपके इस पूरे डेटा को यूनिकली डिफाइन कर रही है। और जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में इस की को स्टोर करने की, तभी तक हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, हम इस की को स्टोर करते हैं, वो 1 2 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें क्लियर है अच्छे से कि जो हम डेटा यूज करते हैं वो डेटा कैसा होता है, वो कीज जो होती हैं वो आपकी न्यूमेरिक होती हैं। वाई, बिकॉज ये न्यूमेरिक की के संग डील करना इज कन्वीनियंट, इज इजी। तो हम इसमें डिफरेंट कन्वीनियंटली अपने अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि अब हम हैश टेबल के लिए जब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो हमें पता है कि जब भी मैं बात करूंगी हैश टेबल की या हैशिंग की, होता क्या है, अभी तक आपने बहुत कॉमन ऑपरेशंस पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर में, यानी कि आपने पढ़ा ट्रैवर्सल, आपने पढ़ा सर्चिंग, आपने पढ़ा इंसर्शन, आपने पढ़ा डिलीशन, ठीक है। ये हमने कॉमन ऑपरेशन पढ़े, इसके अलावा भी बहुत ऑपरेशंस होते हैं, बट हमने ये कॉमनली ऑपरेशंस पढ़े हैं। इन सारे के सारे ऑपरेशन में सपोज कीजिए अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप लोगों ने जब इस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, क्या हुआ होगा, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर किया गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हुआ होगा। अभी आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, एक टाइम इंसर्शन प्रोसेस डन हो गई, ये 4 साल के लिए आपका काम हो गया, 4 इयर्स के लिए आपकी 4 इयर्स की इंजीनियरिंग है। उसके कुछ टाइम बाद 4 इयर्स के बाद ये डेटा आपका वहां से डिलीट किया जाएगा, अभी आपका डेटाबेस में डेटा है। बट इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 4 इयर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूएशन में यूज कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा, वो हो रहा होगा सर्चिंग। यानी कि हर मोमेंट हर रोज किसी ना किसी पर्पज से आप अपने डेटा को सर्च करते हो। आप लाइब्रेरी भी जाते हो, आपकी बुक्स के लिए आपका डेटा सर्च किया जाता है, आप फी सेक्शन पे जाते हो, वहां सर्च किया जाता है कितनी फी पेड है, कितनी फी पेंडिंग है। आप कैंटीन में जाते हो, अगर आपका कुछ हिसाब वगैरह चल रहा है वो वहां पे आपका डेटा सर्च होता है। तो एनीवेज इंसर्शन डिलीशन कंपैरेटिवली कम होते हैं जितना फ्रिक्वेंट हमारा क्या होता है, सर्चिंग होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो सर्चिंग है वो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन है।
सर्चिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि हम लोगों ने सर्चिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब हम लोगों ने सर्चिंग कौन कौन सी पढ़ी है अभी तक? हम लोगों ने दो तरीके की सर्चिंग पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है लीनियर सर्च और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी है? बाइनरी सर्च। ये दो तरीके की सर्चिंग पढ़ी है। जब हम बात कर रहे हैं सर्चिंग की तो हमने दो तरीके की सर्चिंग फ्रिक्वेंटली पढ़ी है। लीनियर सर्च की अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, मैं अभी बात कर रही हूँ एरेस की। ठीक है, तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे देती है O ऑफ n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। और बाइनरी सर्च की मैं अगर बात करूं तो मुझे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी देती है? ऑर्डर ऑफ log n कॉम्प्लेक्सिटी देती है। मतलब बाइनरी सर्च की हेल्प से हमने सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ कम कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये दोनों एल्गोरिदम पढ़ी। अब क्या मुझे जब पता चल गया कि सर्चिंग इतना ज्यादा कॉमन और इतना ज्यादा यूजफुल ऑपरेशन है, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि इस सर्चिंग को मैं और ज्यादा रिड्यूस कर दूं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को? कुछ ऐसी एल्गोरिदम आ जाए, कुछ ऐसी अप्रोच आ जाए जो इस सर्चिंग को रिड्यूस करके कितना ले जाए? जो इस सर्चिंग को रिड्यूस करके कांस्टेंट तक ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन है, क्या हम सर्चिंग कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में? कैन वी डू द सर्चिंग इन कांस्टेंट टाइम? यस, डेफिनेटली वी यूज द सर्चिंग इन कांस्टेंट टाइम। हम इन दोनों अप्रोच के अलावा, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अलावा, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सर्चिंग को हम इतना रिड्यूस कर सकते हैं? तो पहला उसका जो सॉल्यूशन है, हम अगर एरे इंडेक्सिंग का यूज करें तो हम सर्चिंग को रिड्यूस कर सकते हैं विद फॉर कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम के लिए हम सर्चिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये चार एलिमेंट हैं 1, 3, 5 एंड 6। ठीक है, ये चार एलिमेंट आपके पास हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसा करें कि जितना मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है हम उतने +1 साइज तक का एक एरे क्रिएट कर लें। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब जितना मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है जो मुझे डेटा रखना है, उसमें मैंने +1 साइज का एक एरे जो है वो इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब उतने साइज का एरे किया। अब हम क्या करें? अब हमने अप्रोच ये लगाई कि जो एरे की वैल्यू है, जो आपके एलिमेंट को स्टोर करने की वैल्यू है, अगर आप उसी इंडेक्स पर उसको स्टोर कर दो, अगर आप उसी इंडेक्स पर उसको स्टोर कर दो, तो क्या होगा? मान लो 1 को मैंने स्टोर कर दिया 1 इंडेक्स पर, 3 को मैंने स्टोर कर दिया 3 इंडेक्स पर, 4 को मैंने स्टोर कर दिया 4th इंडेक्स पर, और 6 को मैंने स्टोर कर दिया 6th इंडेक्स पर। ठीक है, अब क्या होगा? ये मैंने अपना सेव कर लिया डेटा। अब क्या होगा? जब नेक्स्ट टाइम मुझसे बोला जाएगा कि मुझे सर्च करना है 3 को, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगी? क्योंकि ये एरे है, और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एरे हमें रैंडम टाइम में, रैंडम एक्सेस देता है कांस्टेंट टाइम में, ये हमें पता है। तो मैंने सीधे देखा कि अगर 3 है तो वो 3 एरे ऑफ 3 पर ही एग्जिस्ट करता होगा। तो मैंने सीधे एरे ऑफ 3 पे देखा, क्या 3 है? हाँ बिल्कुल है, मैंने यहां से कर दिया ट्रू। ठीक है, सिमिलरली मुझे मान लो सर्च करना है 2, तो मैंने एरे ऑफ 2 देखा, एरे ऑफ 2 मैंने देखा, तो एरे ऑफ 2 में है 2? नहीं है, इसका मतलब 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने सीधे कितना क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये अब जो मैं सर्चिंग की प्रोसेस कर पा रही हूँ, ये कितने टाइम में कर पा रही हूँ? ये मैं कांस्टेंट टाइम में कर पा रही हूँ। अब हम लोगों ने 3 तरीके की अभी तक देख ली, लीनियर सर्च देख ली, बाइनरी सर्च हमें पता ही थी ये दोनों, और एक ये तीसरा तरीका देखा विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्सिंग। तो अब इस एडवांटेज के साथ अगर हमको ये कांस्टेंट टाइम मिला, इस अप्रोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले या उसे आइडेंटिफाई करने से पहले क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको बोला गया है, ये 8 आपको कीज दे रखी है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, आपको ये स्टोर करनी है 3 स्टोरेज स्टाइल में। एक आपने एरे में करा, एक अगेन आपने एरे में किया पर सॉर्टेड फॉर्म में किया, और एक आपने एरे में किया कि सच दैट की जो की है वो इक्वल होगी, जो अभी अभी हमने 3 मेथड पढ़े। तो जब आपने स्टोर किया इसको सिंपली एरे में एज इट इज, अब आपको बोला गया कि नंबर ऑफ कंपैरिजन बताओ इसको सर्च करने के लिए 9 को। तो जब सबसे पहली अप्रोच आपने यूज करी, तो सबसे पहली अप्रोच में तो आपने एज इट इज 1, 4, 2, 12, 6, 5, 7 एंड 3 आपने स्टोर कर दिया। ठीक है,
एक बार इसकी इंडेक्सिंग भी कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कीज को आपने स्टोर कर दिया। अब जब आपको सर्च करना हुआ 9, तो सबसे पहले आपने पहला कंपैरिजन 1 से किया, नहीं मिला, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन, फोर्थ कंपैरिजन, फिफ्थ कंपैरिजन, सिक्स कंपैरिजन, सेवन कंपैरिजन, 8 कंपैरिजन, टोटल आपने 8 कंपैरिजन किए, बट आपको वो वैल्यू नहीं मिली, आपने फॉल्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेकेंड तरीका आया कि आपने इसको सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर किया और बाइनरी सर्च को अप्लाई किया। जब सॉर्टेड फॉर्म में आपका डेटा हो तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है एरे की? बेस्ट अप्रोच होती है कि हम बाइनरी सर्च लगाएं। तो इस वाले डेटा को सॉर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 12। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आपका डेटा आ गया। तो जब आपने इसमें बाइनरी सर्च लगाया, तो बाइनरी सर्च लगाया तो क्या होगा, जब आपका स्टोर हो गया सॉर्टेड फॉर्म में, अब आप क्या करोगे, इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपका हो गया लेफ्ट एलिमेंट, ये आपका हो गया राइट एलिमेंट। अब आप क्या करोगे, इसमें करोगे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। आपने किया 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू कैलकुलेट करी, तो मिड वैल्यू जब आपने इसमें कैलकुलेट करी तो आपका आ गया 3, तो 4 आपकी हो गई मिड वैल्यू। ठीक है, अब आपने देखा कि जब आपको आंसर निकालना हुआ कि 9 इसमें हमें सर्च करना है तो 4 से ज्यादा है, तो आपने लेफ्ट को कर दिया लेफ्ट प्लस 1। अब आपने कहा 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 11 बाय 2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। जब 5 आ गई तो अभी भी हमें पता चला जो 9 है वो ज्यादा है। ठीक है, तो 5 जब आपकी मिड वैल्यू आ गई, तो इस मिड वैल्यू से 5 ज्यादा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिया है लेफ्ट और यहाँ पर आपका हो गया आर। और उसके बाद जब आपने तीसरी बार मिड को कैलकुलेट किया, तो आपने किया 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13 बाय 2। तब आपने क्या आपकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 6। अब आपका मिड आ गया ये। ठीक है, अब ये वैल्यू 9 इसकी ज्यादा है, तो लेफ्ट हो गया और यहाँ पे हो गया राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसमें एक बार और इसको कंपैरिजन करोगे। अभी भी आपकी वैल्यू आपको पता चली कि 6 जो वैल्यू आई वो 7 से ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम आपका लेफ्ट भी यहाँ आ गया, आर भी यहाँ आ गया। तो अब आपने क्या किया, वैल्यू फिर से कैलकुलेट करी। जब आपने वैल्यू फिर से कैलकुलेट करी तो क्या हुआ, 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आपकी 7 से वैल्यू छोटी है, तो आपने क्या किया, आर को कर दिया मिड -1। अब ये जो लूप आपका चलता है बाइनरी सर्च का वो फॉल्स हो गया। तो आपने कुल मिला के कितनी बार ये कंपैरिजन किया, आपने 4 टाइम्स कंपैरिजन किया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब थर्ड आपसे बोला गया है कि आपको स्टोर करना है इस तरीके से कि आपकी इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू की हो, तो आप 12 साइज का एरे बनाओगे और उसके इंडेक्स वैल्यू पे उस वैल्यू को स्टोर करोगे। तो डेफिनेट सी बात है कि थर्ड अप्रोच में, जो भी हमने लास्ट अप्रोच पढ़ी थी, उसमें हम क्या करेंगे, आपको पहले ही कंपैरिजन में पता चल जाएगा, क्योंकि 9th इंडेक्स जो होगा वो वैकेंट होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। तो करेक्टली इससे क्या समझ में आया कि पहली अप्रोच में हमें लगे थे 8, दूसरी अप्रोच में हमें लगे 4 और तीसरी अप्रोच में हमें लगे 1। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जैसे जैसे हमने अप्रोचेस देखी तो आपकी जो वैल्यूज थी वो बेटर सर्च होने की स्टेट में आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर है 841। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर अगेन आपको सेम चीज बोली गई है कि आपके पास 8 अनसॉर्टेड कीज हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब आप बात करोगे नॉर्मल एरे की डेटा स्ट्रक्चर की, तो जितनी कीज है आपने उतनी ही स्पेस ली, यानी कि 8 स्पेस ली इसके लिए। पहली वाली अप्रोच के लिए जो टोटल स्पेस लगी वो 8 लगी। जब आपने इन्हीं एलिमेंट को सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया, अगेन आपकी स्पेस कितनी लगी एरे की, 8 ही लगी। जब आपने इस तरीके से एरे में एलिमेंट्स को स्टोर किए कि हर की पोजीशन की वैल्यू उसके इंडेक्स पर आ जाए, तो दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है, 12। तो 12th इंडेक्स तो अवेलेबल होना ही चाहिए आपके एरे के अंदर। जब आपके एरे के अंदर 12th इंडेक्स अवेलेबल होगा, यानी कि 0 से लेके 12th इंडेक्स तक आपका अवेलेबल होगा, तो इस समय इस एरे की कैपेसिटी कितनी हो चुकी होगी, इस एरे की कैपेसिटी होगी 13। तभी तो 12th इंडेक्स पॉसिबल है ना। अगर आप 0 से 6 लिखते हो तो यानी वो एरे कितने साइज का होता है, 7 साइज का होता है। तो सिमिलरली अगर आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स 12 है, क्योंकि मुझे 12 को यहाँ स्टोर कराना है उस केस में, तो इस एरे की कैपेसिटी क्या होगी, 13 होगी। मतलब बी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द एरे,
कि अगर आपको 8 कीज स्टोर करानी है स्टोरेज स्टाइल 3 में, तो आपकी कैपेसिटी होगी एरे, क्योंकि इस की में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट विल बी द स्टोरेज यूटिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे हमें 8 8 और यहाँ पे हमें स्पेस मिल गई 13, ये अभी हमने निकाल दिया कैपेसिटी। अब हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो सबसे पहले स्टोरेज स्टाइल में देख लो 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8 आ गया 1। फिर हमने किया 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया 1। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप करोगे 13 डिवाइडेड बाय सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, तो 8 डिवाइडेड बाय 13 जब आप करोगे तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट किसके होगी 0.61 के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को समझाने का मेन मतलब क्या था, इस क्वेश्चन को बताने का मेन मतलब था, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो हमने अप्रोच देखी, कौन सी अप्रोच देखी, हमने जो अप्रोच देखी एरे इंडेक्सिंग, उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज ये है कि सपोज करो मेरे पास कीज हैं 1 2 4 और 100, इसके लिए मैं कितने साइज का एरे लूंगी, हम लोगों को लेना पड़ेगा 101 साइज का एरे जिसका इंडेक्स जा रहा होगा 0 से 100 तक। तो 1 इंडेक्स में मैं स्टोर कर दूंगी 1, 2 इंडेक्स में मैं स्टोर कर दूंगी 2, 3 और 4 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर दूंगी 4, उसके बाद 100 इंडेक्स पे मैं स्टोर करूंगी 100। इसका मतलब 100 साइज के एरे में मैं सिर्फ 4 वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ, तो मैं कितना ज्यादा स्टोरेज यूटिलाइजेशन को वेस्ट कर रही हूँ। क्या मैं प्रॉपर तरीके से स्टोरेज को यूटिलाइज कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, क्योंकि आपका एरे जो है वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है और स्पेस की बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है। तो ये इस प्रॉब्लम, इस वाले जो हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा फर्स्ट वर्जन की प्रॉब्लम थी कि मेरे पास एरे का साइज ज्यादा था और मेरी जो एरे में वैल्यूज थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा एरे का स्पेस जो था वो वेस्ट हो रहा था। तो सपोज करो यहाँ पे हमारी स्पेस वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। अब सपोज करो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं कि मेरे पास एक वैल्यूज है 369। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि जितनी कीज हैं उतने ही साइज का मैं एरे ले लूं। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास वैल्यूज हैं, मान लो मेरे पास वैल्यू है 1 2 और 9, ये वैल्यूज हैं, तो 3 वैल्यूज हैं, तो मैंने 3 साइज का एरे ले लिया 0 1 2 इंडेक्स का। अब इसमें क्या हुआ, 1 1 की जगह स्टोर हो गया, 2 2 की जगह स्टोर हो गया। अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जो वैल्यू उस एरे की रेंज से ज्यादा होंगे उसे मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगी। समझ में आया, अभी हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा था, उसको हमने यूटिलाइज करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि जितनी नंबर ऑफ कीज हैं उतने ही साइज का एरे ले लो, पर उससे हमारी जो कांस्टेंट टाइम तक रीच करने की पॉसिबिलिटी थी वो हम लोग सेव नहीं कर पाए, हम कांस्टेंट टाइम तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये जो 9 है ये हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे उसके इंडेक्स पर। तो अब हम क्या करें, तो अब हमने एक सोल्यूशन निकाला कि अगर मेरे पास ये कुछ तरीका है, ये मेरे पास कुछ कीज हैं और इसे मुझे एक्चुअली स्टोर करना है इसी 3 साइज के एरे में, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, हम इन कीज को मैप करके कोई और कीज बना लें। ठीक है, तो हम एक फंक्शन का यूज करें, किसी फंक्शन का यूज करके इसको स्केल डाउन कर दें और उसके लिए कोई एक कोड जनरेट कर दें, वो कोड इस इंडेक्स के वैल्यू के बीच में लाए करता हो और उस वैल्यू पर हम इस की को स्टोर करें। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया, कि मैंने बोला जो भी की आएगी उसको डिवाइडेड बाय 3 पोजीशन पे मैं स्टोर कर दूंगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 पोजीशन पे मैं स्टोर कर दूंगी, तो मैंने एक एरे ले लिया 0 1 2 3 साइज का। अब हम क्या हुआ 3 आया तो हमने कहा 3 बाय 3 क्या वैल्यू आई 1, तो 3 जो है वो 1 पर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट वैल्यू आई 6, मैंने बोला 6 बाय 3 कितना होता है 2, तो जो 6 है वो 2 पे स्टोर हो जाए। नेक्स्ट वैल्यू आई 9, 9 बाय 3 कितना होता है 3, तो जो 9 है वो स्टोर हो जाए। तो मैंने किसी फंक्शन का यूज किया, उससे कोई यूनिक कोड जनरेट किया और उस कोड पर उस वैल्यू को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और इस इंटायर प्रोसेस को आप बोलते हो हैशिंग। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये जो जहां आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपका हो गया एक किस्म का हैश टेबल, जिस फंक्शन को आप यूज कर रहे हो उसे आप बोलते हो हैश फंक्शन,
जो कोड आप डिफरेंट जनरेट कर रहे हो इसे आप बोलते हो हैश कोड। तो आपने क्या किया, किसी हैश फंक्शन का यूज करके हैश कोड जनरेट किया और उस वाले हैश कोड पर उस हैश टेबल में उस डेटा को स्टोर किया और उस इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं हैशिंग। तो ओके, तो सबसे पहले आई डेफिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ की एसोसिएटेड विद ईच डेटा पैकेट इनटू अनदर की, मतलब हम एक की को उसको एक दूसरी की में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैशिंग। और ये जो अनदर की जनरेट हुई है इसको हम बोलते हैं हैश कोड। मतलब कि एक नॉर्मल की को आपने एक हैश कोड में कन्वर्ट किया और इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, इस प्रोसेस को आपने बोला हैशिंग। नाउ व्हाट इज हैश फंक्शन? तो एक ऐसा मैथमेटिकल हैश फंक्शन जो कि ट्रांसफॉर्म करता है उस की को हैश कोड में। किसी भी की को हैश कोड में कन्वर्ट करने वाले फंक्शन को हम बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक हैश फंक्शन। तो कोई भी ऐसा हैश फंक्शन जो कि किसी की को हैश कोड में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हैश फंक्शन। और व्हाट इज हैश टेबल? बेसिकली एक्चुअली दिस हैश टेबल इज योर डेटा स्ट्रक्चर। तो हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि हर की को स्टोर करता है एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू पर। हर की के लिए उसकी एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू होगी और ये यूनिक इंडेक्स वैल्यू होती है किसके इक्वल, हैश कोड के इक्वल, जो हमें कैसे मिलता है, अप्लाई करके हैश फंक्शन ओवर द की। तो जो जो अभी हमने पढ़ा बस उसको वर्ड्स में हम यहाँ लिख रहे हैं। तो बेसिकली हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। उस यूनिक वैल्यू को हम बोलते हैं हैश कोड और वह हैश कोड हमें मिलता है क्या लगाकर, हैश फंक्शन लगाकर। तो अब जब हम किसी टेबल को सर्च, हैश टेबल में किसी वैल्यू को जब आप सर्च करते हो उस ऑपरेशन को आप बोलते हो लुकअप ऑपरेशन। यानी कि आप जब भी हैश टेबल में किसी की को सर्च करते हो उसे आप बोलते हो लुकअप। तो लुकिंग अप फॉर अ की इज सिंपली अ सर्चिंग ऑपरेशन इन अ हैश टेबल। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर आपकी कुछ कीज रखी हुई है। ठीक है, आपके पास कुछ कीज हैं, कीज को आप सर्च करते हो, राइट। तो अगर आपके पास कुछ कीज है, मान लीजिए 10, 20, 30 और ये मान लो, ये इसको ऐसे मान लो 10, 11, 22 कोई भी कीज है और यहाँ पर लिंक्स हैं। तो लिंक्स से मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपनी की को स्टोर कर दिया और लिंक से मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी उसके रिलेटेड डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हैश टेबल को आप समझो, ये एक किस्म का 2D एरे है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है कि हैश टेबल एक 1D एरे है, हम कह रहे हैं हैश टेबल मान लीजिए एक 2D एरे है। 2D एरे से यहाँ पे मतलब ये हो गया आपका कि 2D एरे से मतलब है कि यहाँ पर एक तो इसके इंडेक्सेस हो गए 0, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर एक हो गया आपका ये कॉलम और दूसरा कॉलम आपका हो गया कीज, जिसमें आप एक्चुअली अपनी की को स्टोर कर रहे हो जो आपकी कीज होती हैं। और इस की से रिलेटेड कुछ लिंक्स होंगे जिसमें सारा डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये है आपका रोल नंबर और इस रोल नंबर से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस लिंक में प्रेजेंट होगी। मान लो योर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को अपने सर्च करते हो। पहले आप ये 2D अपने हैश टेबल में गए, वहां से अपने नंबर पर गए, वहां से अपने रेस्ट ऑफ द डेटा को आपने सर्च कर लिया। तो ये तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन हैश फंक्शंस की। अब देखो क्या होता है कि आपके पास आप अपने खुद के भी कुछ हैश फंक्शंस बना सकते हो, बट कुछ ऑलरेडी बने बनाए हैश फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन हैश फंक्शन है आपका डिवीजन मॉड्यूलो हैश फंक्शन। हैश फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको हैश कोड जनरेट करके देता है। तो सबसे कॉमन हैश फंक्शन है डिवीजन मॉड्यूलो हैश फंक्शन, जो कि क्या बोलता है कि मॉड हैश टेबल का साइज, जो भी आपके हैश टेबल का साइज होगा उसमें की को कर दीजिए मॉड। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये आपके पास कुछ कीज दे रखी है और ये आपकी हैश टेबल है जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 साइज की आपकी हैश टेबल है। सो दिस इज योर हैश टेबल जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक 2D एरे है, ये उसका पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और यहाँ पे ये उसके पास 10 आपकी क्या हो गई, 10 आपकी इसकी ये रोज हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक 2D हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है।
सपोज करो सबसे पहली की आपके पास क्या आई 25 आई, तो 25 को आपने किया 25 मॉड हैश टेबल का साइज कितना है 10, तो क्या वैल्यू जनरेट होकर आई 5, तो 5 इंडेक्स पर आपने क्या प्लेस कर दिया 25। तो ये आपका हो गया हैश फंक्शन, ये आपका हो गया हैश कोड, ये आपकी हो गई हैश टेबल। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया हैशिंग। उसके बाद आपकी वैल्यू आई 34, 34 मॉड 10 किया आया 4, यहाँ पे आपका 34 प्लेस्ड हो गया। देन आपका आया 62, 2 इंडेक्स पर 62 प्लेस हो गया। देन आपका आया 79, तो 9th इंडेक्स पर आपका 79 स्टोर हो गया। देन आपका आया 53, तो 3rd इंडेक्स पर आपका 53 स्टोर हो गया। देन आपका आया 41, तो 1 इंडेक्स पर आपका 41 स्टोर हो गया। देन आपका आया 90, तो 0th इंडेक्स पर 90 स्टोर हो गया। देन आपका आया 36, तो यहाँ स्टोर हो गया 36, यहाँ स्टोर हो गया 97। इन दिस वे आपने अपने वैल्यूज को स्टोर कर लिया। व्हाट इफ अगर की आ जाती है 99, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दो कीज जो है वो सेम हैश कोड को जनरेट करे। तो 79 ने भी 9 हैश कोड को जनरेट किया था और 99 ने भी 9 हैश कोड को जनरेट किया। तो अभी समझने के लिए मान लो मैंने 99 को भी यहाँ स्टोर कर लिया, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है उसको हम बाद में समझेंगे, बट अभी अगर 99 आया तो उसको भी हमने 9 पर ही स्टोर कर लिया। तो इस समय 9th इंडेक्स पर दो कीज स्टोर हैं 79 और 99। अभी के लिए हम इसको ऐसे समझते हुए अभी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे देखो, इसको सॉल्व करो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 10 साइज की हैश टेबल गिवन है, ठीक है। तो आपको 10 साइज की हैश टेबल गिवन है, तो एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर 10 है। यहाँ पे आपको 10 साइज की हैश टेबल गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 साइज की आपको हैश टेबल गिवन है। सबसे पहले की क्या है 23, हैश फंक्शन यूज हुआ है 23 मॉड 9। तो 9 2 18, 19 20 21 मतलब 5 वैल्यू आई, तो जो 23 है वो किस पे स्टोर हो गया 5 पर। देन नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई 7, जो 7 आई है तो 9 1 9, 17 माइनस 9 कितना होगा 8, तो 17 आ जाएगा 8 हैश कोड पर। नेक्स्ट वैल्यू आई 15 होगी, 15 स्टोर हो जाएगी 6 पर। नेक्स्ट वैल्यू बताइए 28, 28 कहाँ स्टोर होगी 28 स्टोर होगी 1 पर, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 25, 25 कहाँ स्टोर होगी 25 स्टोर हो जाएगी 7 पर, ओके। देन आपकी वैल्यू आई 21, 21 कहाँ स्टोर होगी 3 पर, वेरी गुड। तो 3 पर स्टोर हो जाएगी 21 और लास्ट आया 33, तो 33 कहाँ 6 पर स्टोर होगा 33। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच की विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन 3, तो लोकेशन 3 पर सिर्फ कौन सी की स्टोर है 21, दैट्स व्हाई ए इज द क्लियर आंसर। सो हैशिंग में क्वेश्चंस एक्चुअली आप देखो तो बहुत इजी होते हैं, ओनली सिर्फ मैथमेटिक्स का काम होता है। इफ यू आर गुड इन दैट, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो एग्जाम में, तो आपके आंसर्स जो है वो सबके सही आएंगे हैशिंग के। तो आपको ये बस याद रखना है कि हैश फंक्शन क्या बोलता है डिवीजन मॉड्यूलो। अगर आपको नहीं, अगर कोई हैश फंक्शन दे रखा है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं दे रखा और हैश टेबल का सिर्फ साइज दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट आप के मॉड उस हैश टेबल का साइज आप इस हैश फंक्शन को लेकर सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है वो आपका आता है डिजिट एक्सट्रैक्शन। अब डिजिट एक्सट्रैक्शन हैश फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई की वैल्यू दे रखी है 3 4 6 7 8, ठीक है। 3 4 6 7 8 आपको दे रखी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है कि आपको रेंडमली, अगर आपकी हैश टेबल जो है वो साइज है 100 का, हैश टेबल साइज 2 डिजिट तक है, इसका मतलब क्या, अगर आपने कोई हैश टेबल बनाई मान लीजिए, तो वो हैश टेबल की वैल्यूज आ रही है 0 से लेके 99 तक 2 डिजिट्स की। अब इसके लिए आपको कोई हैश फंक्शन बताना है, तो आपने क्या किया, आपने डिजिट एक्सट्रैक्शन ले लिया। तो जो आपके पास कोई की दे रखी है उसमें आपने रेंडमली कोई भी की को पिक कर लिया। तो मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट 2 की को पिक करूंगी या नेक्स्ट 2 को या लास्ट 2 को, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो मान लो मैंने बोला कि मैं मिडिल 2 कीज को पिक करूंगी, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है 46 और 67। तो जो आप लेकर चलोगे एक की के लिए, सेम चीज आप लोगे सारी कीज के लिए, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 46, तो यहाँ पे कहीं भी 46 का इंडेक्स पर ये वाली जो की है 3 4 6 7 8 जो है आपकी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मान लो कोई और नंबर आया
कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 23 को पिक कर लिया, 23 वाली लोकेशन पर 1 2 3 4 5 को स्टोर कर लिया। तो ये हैश फंक्शन क्या बोलता है, जितनी आपकी k की कोई वैल्यू डिफाइन होती है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, यानी कि 2 साइज तक आपका हैश टेबल जा रहा है, हैश टेबल का साइज 100 है, तो आप क्या कर लो, कोई भी 2 डिजिट्स को पिक कर लो। यहाँ अगर 3 होता तो आप रेंडमली मिडिल कोई भी 3 वैल्यूज को पिक कर सकते हो, वो फर्स्ट 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो लास्ट की 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो मिडिल की भी कोई 3 वैल्यूज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट आपका मेथड आता है मिड स्क्वायर मेथड। अब ये मिड स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि सपोज करो मेरे पास कोई की है और हैश टेबल का साइज अगेन क्या है, वही 0 से 99 है मान लीजिए, ठीक है। मिड स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि आपके पास जो की है, सबसे पहले तो आप उस की का करो स्क्वायर, तो जब आप इस की का स्क्वायर करोगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, ये इस की को स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी। अब जब इस की को आपने स्क्वायर करके ये वैल्यू आई, तो अब इसकी मिडिल की कोई भी की उठा लो, मिडिल की आपने 2 कीज उठा ली, तो ये आपकी बन गई हैश कोड। तो दिस इज योर हैश कोड। तो अब यहाँ पे आ गया आपका 56, तो 56 आपका बन गया इस वाली की का हैश कोड, जो कि थी 34678। सिमिलरली मान लो कोई आपके पास की दे रखी है 104, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा 10816। तो अब आपके ऊपर है कि आप 08 लेते हो या 81 लेते हो, कोई भी 2 कीज आप ले लो। अब इसमें से या तो अगर मान लो मैंने 08 ले लिया, तो जो 8 इंडेक्स होगा वो इस वाली की का हैश कोड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मिड स्क्वायर हैश फंक्शन को। देन आपका नेक्स्ट हैश फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग हमें क्या बताता है कि हमारे पास कुछ की वैल्यू गिवन होगी और हैश टेबल का साइज गिवन होगा। तो मान लो 0 से 999 आपका हैश टेबल का साइज जा रहा है और ये आपकी कोई की गिवन है, तो इसको आप जितना के का साइज दे रखा है, जैसे यहाँ पे के इक्वल टू 3 दे रखा है, उतने टाइम इसे फोल्ड करो। फोल्ड मतलब आपने फर्स्ट 3 वैल्यू पिक करी 923, देन आपने नेक्स्ट 3 वैल्यूज पिक करी 556, देन नेक्स्ट अगर 3 वैल्यूज है तो 3, जितनी बची है उतनी वैल्यूज को आपने इन सबको सम कर लिया। तो जब आपने इन सबको सम किया तो ये वैल्यू निकल के आई कुछ अप्रोक्सीमेटली 1457, ठीक है। अभी भी ये 3 डिजिट तक नहीं आई, अगेन आप इसमें फोल्डिंग अप्लाई करोगे। आपने पहली 3 डिजिट पिक कर ली 145, फिर आपने कर लिया +7, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 152। तो अब ये जो 152 आ गया, ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर की का, ये वाली की का क्या हो गया, ये इसका हैश कोड हो गया। तो 152 इंडेक्स पर आप इस की को स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास अलग अलग आपके पास वो होती हैं, हैश फंक्शंस होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट और नेचर ऑफ द की आप डिसाइड करते हो। आप चाहो तो अपने खुद के भी हैश फंक्शंस बना सकते हो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने बना दिया था k/3, ये भी अपना एक हैश फंक्शन है। आप कुछ भी हैश फंक्शंस बना सकते हो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कुछ है, कोई रैंडम आपको, जैसे अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हैश फंक्शन दे रखा था k mod 9, तो ये अपना कस्टमाइज्ड हैश फंक्शन है। आप अपने खुद के भी कोई भी हैश फंक्शंस बना सकते हो, बस आपका पर्पस क्या होना चाहिए, वो एक हैश कोड को जनरेट करे। अब आपसे बोला जाए कि अच्छा हैश फंक्शन कौन सा होगा, तो अच्छा हैश फंक्शन वो होता है जो कि आपको यूनिक, ज्यादा से ज्यादा यूनिक हैश कोड जनरेट कर दे हर की के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा हैश फंक्शन बना दिया जो हर की पर सेम हैश कोड दे रहा है, तो आपका एनीवेज क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पास यूनिक हैश टेबल में वैल्यू नहीं आएगी। रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आप इसको देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको कुछ कीज दे रखी है जो कि आपको एम्प्टी हैश टेबल ऑफ साइज 10 इंसर्ट करनी है और हैश फंक्शन यूज करना है डिवीजन मॉड्यूलो। तो जब हैश फंक्शन नहीं दे रखा तो हमें पता है, यानी कि k mod 10 हमको यूज करना है। तो अब यहाँ पर देखो k mod 10 यूज करना है और आपको ये बताना है कि किस पर आपका 11 और 7 आएगा। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 1 और 7 पर आएगा, तो हम देख लें एक बार। 11 को जब आप डिवीजन मॉड्यूलो 10 करोगे आएगा 1, 15 के लिए आएगी 5, इसके लिए आएगी 9, इसके लिए आएगी 6, इसके लिए आएगी 7, इसके लिए भी आएगी 9, इसके लिए आएगी 0। तो हमने पता चल गया कि 1 और 7 पर आपको क्या मिल रहा है, जो कीज है 11 और 7 जो है आपकी स्टोर हो रही है। ये सिनेरियो वाइज ही क्वेश्चन है, अगर आप एक बार पूरी हैश टेबल बना लेंगे तो फटाफट से आपको इसका आंसर मिलता चला जाएगा। तो इस बार हैशिंग में जो हमारी क्लास में क्वेश्चन है वो सिनेरियो बेस्ड है। आपने एक बार हैश टेबल बनाई और आपसे 2-3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्विकली। तो अगेन हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन में हैश टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा था कि जो 9 के लिए 9 और 19
दो कीज जो जनरेट हो रही थी वो कौन सा हैश कोड दे रही थी, 9। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक्चुअली व्हाट इज हैशिंग, हैशिंग क्या होती है, हैश कोड किसे बोलते हैं, हैश फंक्शंस किसे बोलते हैं, ठीक है, और हैश टेबल क्या होती है। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम एक बात करेंगे ऑपरेशंस की कि इस पर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट कोलिजन। तो जब मैं बात करती हूँ ऑपरेशंस, तो यहाँ पर हम ये 3 ऑपरेशंस कवर करने वाले हैं, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। ये 3 ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी भी हैश टेबल के अंदर वैल्यू को सर्च करेंगे, किसी भी हैश टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, या किसी भी हैश टेबल से वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे बहुत छोटी छोटी सी एल्गोरिदम है, उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये हम लोग अच्छे से क्लियर समझ चुके थे कि ये आपकी होती हैं कीज, ये आपकी होती हैं लिंक्स, जब हमने लुकिंग अप पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला सर्च करना है। तो हैश टेबल हम यहाँ पर एक कंसिडर्ड कर रहे हैं, एक 2D एरे है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कोई भी की है वो आपको सर्च करनी है हैश टेबल के अंदर। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपकी एक 2D एरे हो गया, आपको यहाँ पर की को करना है सर्च। तो यहाँ पर आप जनरली क्या रखोगे, हैश टेबल इज द नेम ऑफ द एरे। ठीक है, हैश टेबल इज द नेम ऑफ द एरे। ये आपका हो गया 0th इंडेक्स, ये आपका हो गया फर्स्ट इंडेक्स, जिसपे आपकी जो भी लिंक्स हैं वो स्टोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2D एरे ले लिया। तो बेसिकली दिस इज नॉट योर इंडेक्स। आप ये देखो कि अगर आप ये देखोगे, ये होगी आपकी रोज, ये होंगी आपकी कॉलम्स। तो ये आपका 0 कॉलम है, ये आपका 1 कॉलम है। अब आप बात करोगे रोज की, तो रोज आपकी किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, रोज आप डिफाइन करोगे जो आपका हैश कोड निकल के आ रहा है, यानी कि रोज होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दीज आर योर रोज नंबर, दीज आर योर कॉलम नंबर। तो अगर मुझे कोई भी की को फाइंड आउट करना है तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो कोई की आई 15। ठीक है, हैश फंक्शन हम यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने यूज किया हैश फंक्शन के मॉड 10। ठीक है, तो क्या होगा, हैश कोड, सबसे पहला स्टेप हैश कोड हम जनरेट करेंगे, हम हैश कोड को कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपने हैश कोड को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न करके दी होगी 15 के लिए, इस हैश कोड में क्या आ जाएगा रिटर्न होके 5। मतलब ये फंक्शन को जब आपने कॉल किया, इस फंक्शन ने मैथमेटिक्स कुछ कैलकुलेट किया और इस हैश कोड में 5 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, हमने सीधे सर्च किया हैश कोड, जैसे इसका हैश टेबल इज द नेम ऑफ द हैश 2D एरे, हैश कोड के 5,0 पर क्या वो की अवेलेबल है 15, यानी यहाँ पर अगर 15 है तो आप रिटर्न कर दोगे कि यस हमें मिल गया, अगर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दोगे, फॉल्स। ये हो गई सिंपल हमारी सर्चिंग। ठीक है ना, मतलब आपने उस रो के 0th कॉलम, कॉलम तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि हम हमारी कीज जो है वो 0th कॉलम पर ही स्टोर है। 1 पे तो हमने अलग अलग डेटा की लिंक्स स्टोर कर रखी है जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस रो के 0th कॉलम पर वो की एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हैशिंग की, तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं कि हम लोग कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंसर्शन की। तो मेरे पास अगेन एक हैश टेबल है, अब मुझे कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सिंपल अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले तो सेम स्टेप कि मैंने एक हैश कोड को फाइंड आउट किया, मान लो मुझे 17 की को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं इसको कहाँ पर इंसर्ट करूंगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हैश कोड फाइंड आउट किया। मान लो मैंने के मॉड 10 हैश फंक्शन का यूज करके यहाँ पे मुझे हैश कोड क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये की थी मेरी 17 जो कि मुझे इस हैश टेबल 2D एरे के अंदर इंसर्ट करनी है। सिंपल हम देखेंगे कि अगर हैश टेबल के 0th इंडेक्स पर, अभी हम कोलिजन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो अगर हैश टेबल के हैश कोड ऑफ 0 यानी कि ये, इसको आप इस तरीके से समझो, ए ऑफ 7,0 अगर यहाँ पर नन है, तो देखिए यहाँ पर अभी नन है, तो सिंपल हम उस इंडेक्स पर क्या इंसर्ट कर देंगे की, अदरवाइज हम बोल देंगे इंसर्शन नॉट पॉसिबल। ये तब जब अभी हम कोलिजन को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इंसर्शन के एल्गोरिदम लिटिल बिट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो वो हमें एल्गोरिदम पार्ट पे भी जाना ही नहीं है, ये जस्ट हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इंसर्ट करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 1 आएगी।
ये नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीशन एल्गोरिदम। अगेन वेरी इजी, कि अगर उस वाले हैश टेबल पर अगर जैसे आपको कोई की मिल जाए, मान लो आपको 17 की को डिलीट करना है, ठीक है, आपने 17 के लिए पहले हैश कोड निकाला, आप उस हैश कोड पर चले गए, ठीक है, आपने हैश कोड पे चले गए, आपको मिल गया 7, सेवंथ हैश कोड पे 17 मिली, इन्होंने सर्च किया, अगर इस हैश टेबल की इक्वल टू की है, कंडीशन हो गई ट्रू, वहां पर उसको क्या कर दो, नन कर दो, वैल्यू हो गई डिलीट। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीशन इज अगेन 1। ये सब ये सारे हमारे ऑपरेशंस कवर हो गए। अब हम आते हैं मेन जिसे हम बोलते हैं कोलिजन। तो जब भी हम बात करेंगे कोलिजन की, तो होता क्या है, सपोज करो आपके पास ये हैश टेबल है ऑफ साइज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोलिजन किसे बोलते हैं, जब कोई भी दो कीज किसी भी हैश फंक्शन के लगाने पर सेम हैश कोड को जनरेट करे, उसे हम बोलते हैं क्या, कोलिजन। तो बेसिकली अगर ये कोलिजन आ जाएगा तो आप लोग मुझे बताओ, क्या हम सर्चिंग कर पाएंगे कांस्टेंट टाइम में, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही हो गया। तो हमें पहले तो कोलिजन को क्या करना पड़ेगा, कोलिजन को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कोलिजन के प्रोसेस क्या होती है, जब भी आपके सेम जो कीज हैं, ठीक है, जो सेम कीज हैं वो आपकी कोई भी दो अलग की सेम हैश कोड को जब जनरेट कर देते हैं, उस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हो, उस प्रॉब्लम को बोलते हो कोलिजन। जिसका मतलब कि इस समय 79 जब इंसर्ट हुआ होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन जब 99 आया होगा और वो अपनी लोकेशन पर इंसर्ट होने गया तो उसने देखा यहाँ पर तो ऑलरेडी कोई की रखी हुई है। दैट मीन्स 99 के केस में क्या आकर आ गया, क्या आकर हो गया, 99 कॉजेज कोलिजन। अब इस कोलिजन को रिजॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक होती है वो जिसे हम बोलते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन टेक्निक, दैट इज नोन एज चेनिंग। तो चेनिंग क्या हो गया, कि हम एक लिंक लिस्ट को यूज करें जिसमें हम रेफरेंसेस स्टोर कर लें डेटा पैकेट्स के इन केस ऑफ कोलिजन। तो क्या होगा कि हम क्या कर देंगे, एक हर डेटा पैकेट के संग एक लिंक लिस्ट अटैच कर देंगे और उसमें उसकी इंडेक्स वैल्यू जो कि हैश कोड के इक्वल होगी उसे डालते जाएंगे। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 79 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगेन मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये आपका 9th इंडेक्स है। तो जैसे आपने लिखा 79, उसके बाद जब 99 आया तो हमने 99 के लिए एक और लिंक लिस्ट यहाँ पर अटैच कर दी। फिर मान लो 109 आता तो यहाँ पे 109 के लिए एक लिंक लिस्ट अटैच कर दी। इसे बोलते हैं चेनिंग। ये क्या बनाते जा रहे हैं, हम चेन बनाते जा रहे हैं लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जब आप बात करोगे इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेज तो ये हो गया कि इसने आपके कोलिजन को कर दिया रिजॉल्व। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो हम यहाँ समझते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो अगर आपके पास कीज आ गई कुछ इस तरीके से 10 20 30 40 50 60। मान लो मैंने ये एक हैश टेबल बनाई आपके लिए और यहाँ पर इसकी की इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सपोज करो सबसे पहले क्या आया, 10 आया, तो 10 के केस में क्या उसको मिला, हाँ हैश कोड 0, तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया, क्या आया 20, उसको मिला, यहाँ पे आ गया 20। फिर नेक्स्ट क्या आया 30, नेक्स्ट क्या आया 40, देन क्या आया 50, देन क्या आया 60। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पर सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो वर्स्ट केस यहाँ पे कितना लग जाएगा सर्चिंग का, जितना लिंक लिस्ट में लीनियर सर्च के लिए टाइम लगता है। और लिंक लिस्ट में लीनियर सर्च के लिए कितना टाइम लगता है, वेरी गुड, लिंक लिस्ट में लीनियर सर्च के लिए टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n। तो भाई हम तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर हमें क्या मिलने लग गया, ऑर्डर ऑफ n मिलने लग गया। अब मैं बात करूं इंसर्शन की, तो जब मैं इंसर्ट करूंगी लिंक लिस्ट को, तो यहाँ पर देखो वो भी कितना जा रहा है, ऑर्डर ऑफ n जा रहा है। बट इसको तो रिजॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है कि जब भी हम चेनिंग करें तो हम क्या करें, जब इंसर्ट करें लिंक लिस्ट में वैल्यू तो हम हेड पोजीशन पे करें। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले 10 आया, उसके बाद क्या आया 20 आया, तो पहले 20 लग जाएगा, फिर 10 लग जाएगा, फिर 30 लग जाएगा, फिर 10 लग जाएगा, फिर 40 लग जाएगा, फिर 10 लग जाएगा, फिर 50, फिर 60। इससे इंसर्शन तो आपका चला गया ऑर्डर ऑफ 1 पर। समझ में आया ना इंसर्शन ऑर्डर ऑफ 1 पर कैसे चला गया, क्योंकि हम लोग इंसर्शन एट बिगिनिंग कर रहे हैं।
तो यहाँ से आपने इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को तो चलो कंट्रोल कर दिया इंसर्शन एट हेड करके, बट वर्स्ट केस में अगर आपको 10 सर्च करना हुआ तो आपको लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। तो जो चेनिंग है वो वर्स्ट केस में आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी देती है, ऑर्डर ऑफ 1, सॉरी ऑर्डर ऑफ n। और वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस तब होगा जब सारी की सारी कीज सेम हैश कोड को जनरेट करें और हम लोग क्या करें, हम लोग चेनिंग यूज करें कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए। तो ये आपका वर्स्ट केस होगा इन केस ऑफ चेनिंग। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला गया है आपने एक हैश टेबल कंसीडर करो जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 50 हैं। कोलिजन आप रिजॉल्व कर रहे हो बाय यूजिंग चेनिंग। एज्यूम करो एक सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले 3 स्लॉट्स आपके अनफिल्ड रहे। तो पहले 3 स्लॉट सपोज करो कि ये वहां पे मैंने एक हैश टेबल बना दी, ठीक है। पहले 3 स्लॉट्स में तो मुझे भरना ही नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे आउट ऑफ 50 स्लॉट्स, ऑप्शन बचे मेरे पास पहली बात तो 47, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ चेनिंग की। तो चेनिंग में सपोज करो जब पहली की आई, मुझे 3 कीज को फिल करना है, तो पहली चीज पहले इंसर्शन हुआ तो मेरे पास मैं कहीं भी इसमें कहीं भी किसी भी वैल्यू में जा सकती हूँ इस 47 में से, तो 47 इंटू 50। उसके बाद जब दूसरा इंसर्शन हुआ तो देखा जाए कायदे से तो दूसरे इंसर्शन में भी अब आप कहीं भी जा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रही है, चेनिंग लग रही है, तो पहले में भी जाने की पॉसिबिलिटी है और बाकियों में भी जाने की पॉसिबिलिटी है। अगेन दूसरे इंसर्शन में भी 47/50। और तीसरे इंसर्शन की जब बात करूं तो यहाँ पर भी अब सारे जगह पहुंचाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं चेनिंग। अगर यहाँ पे बोलते कि हमें कोलिजन को नहीं इंटरटेन करना है, आप चेनिंग को नहीं यूज कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं, पहली बार में जाने की पॉसिबिलिटी होती 47/50, दूसरे वाले में होती 46/50 और तीसरे वाले में होती 45/50। बट इस पर्टिकुलर केस में आपकी तीनों में पॉसिबिलिटी कितनी है, 47/50। सो इसलिए करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी के। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने एक अप्रोच पढ़ ली जिसे हमने बोला ओपन चेनिंग। अब दूसरा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक होता है ओपन एड्रेसिंग, जिसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। वो 3 चीजें हैं लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। इन तीनों के फॉर्मूले डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले किस नेक्स्ट स्लॉट पे आप किसी भी नए एलिमेंट को रखोगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अप्रोच क्या होगी, सिंपल, हमने हैश फंक्शन को अप्लाई किया, जनरेट किया हैश कोड और उस हैश टेबल में उस स्लॉट पे पुट कर दिया जो कि हैश कोड जनरेट होकर आया। और अगर आपका स्लॉट ऑलरेडी ऑक्यूपाई है यानी कि कोलिजन है, तब आपने नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट को सर्च किया उस की को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं तरीका लीनियर प्रोबिंग का। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके पास मान लीजिए ये कुछ कीज गिवन है और ये आपके पास मान लीजिए हैश टेबल है जिसमें इंडेक्स वैल्यूज ये हैं। तो ये लीनियर प्रोबिंग विथ डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले मान लो की क्या आई, 25 आई, ठीक है। तो 25 आई तो आपने यहाँ पे नॉर्मल कोई भी हैश फंक्शन ले लिया, मान लो मैंने ले लिया की मॉड 10। तो 25 जो थी वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो गई, 25 स्टोर हो गई 5th नंबर पर जाकर। तो 25 वाली जो की है वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो गई। नेक्स्ट की आपकी क्या आई, 54। जब 54 आई तो वो आपकी जाकर यहाँ स्टोर हो गई। उसके बाद कौन सी की आई, 79 आई। तो जब 79 आई तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो गई। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख रहे होगे, ये फॉर्मूला हम यूजुअली तब काम में आएगा जब एक्चुअली कोई कोलिजन आएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला भी हर जगह लग रहा है। आई की वैल्यू जो है वो 0 से चलती है हैश टेबल के साइज -1 तक, मतलब कि 0 से चलेगी 9 तक। पर अभी आपका हर जगह आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, कोई कोलिजन क्योंकि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी आई 43। जब 43 आई तो आपकी 3 इंडेक्स पर आ गया 43। नेक्स्ट वैल्यू अब आपकी आई 65। अब आप देखिए ये कैसे लीनियर प्रोबिंग काम करेगा। तो जब 65 आई तो हैश कोड कितना आया, 5 + 0 mod 10। तो वैल्यू जनरेट होके आई 5 पर आपको क्या मिल गया, कोलिजन मिल गया। अब आप क्या करोगे, आई की वैल्यू को 1 बढ़ाओगे। अब आपने लिखा 5 + 1 mod 10, क्या वैल्यू आई 6। तो 6 चेक करोगे, 6 खाली है, तो 65 जो है वो आप कहाँ प्लेस कर दोगे, 6 इंडेक्स पर प्लेस कर दोगे। कुल मिला के लीनियर प्रोबिंग को आप शॉर्टकट में समझो तो ये समझ सकते हो कि अगर किसी की पर कोलिजन आया तो उसका नेक्स्ट जो पॉसिबल एम्प्टी स्लॉट है वहां पर हम उस की को पुट कर देते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट की आपकी क्या है 28, वो यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगी।
उसके बाद आई आपकी 93। तो अब आप देखो यहाँ पे 93 में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। 93 में जब आपने इसका हैश कोड जनरेट होकर आया तो क्या जनरेट होकर आया, 0, सॉरी 3। तो 3 प्लस 0 मॉड 10 किया तो कितनी कोलिजन आ गया। फिर आपने किया आई की वैल्यू 1 से आगे बढ़ाई। अब आपने किया 3 प्लस 1, जब 3 प्लस 1 किया तो कितना आया, 4। तो 4 पर भी आपको कोलिजन मिला। फिर आपने आई की वैल्यू एक और बढ़ाई, 3 प्लस 2 किया तो 5, यहाँ भी कोलिजन मिला। फिर आपने आई की वैल्यू एक और बढ़ाई, 3 प्लस 3 6 मॉड 10, यहाँ भी कोलिजन मिला। फिर आपने आई की वैल्यू एक और बढ़ाई तो आपको 7 लोकेशन खाली मिली, वहां पर आपने किसको प्लेस कर दिया, 93 को प्लेस कर दिया। इस तरीके से लीनियर प्रोबिंग काम करती है। तो ये, और सपोज करो कि तुम्हारे पास हैश टेबल का साइज है 5 और कीज आ गई 7, तो 5 कीज तक तो तुमने फुल कर दिया। उसके बाद एट द एंड एक चेनिंग की ऑप्शन बचता है फिर आपको यूज करने का। तो जब आपकी ये ओपन एड्रेसिंग पूरे फिल हो जाती है, जब ऐसा कभी हो जाए, जो कि रेयरली होता है, कि हैश टेबल का साइज छोटा है नंबर ऑफ कीज से, तो उसके बाद जब सारी स्लॉट्स फिल हो जाते हैं, फिर एंड में हम क्या अप्लाई करते हैं, चेनिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि आपको एक हैश टेबल गिवन है जिसके अंदर ये 10 बकेट्स हैं। ठीक है, one slot per bucket is shown in the following figure. The following keys are already inserted by using a division modulo hashing function with linear probing. ये आपको बताया गया है। तो कोई भी आइटम को सर्च करने के लिए मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो सपोज करो कोई भी की जो कि एम्प्टी स्लॉट हैश टेबल पे आएगी, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं लगेगा, सीधे आप दे दोगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो यहाँ पर अगर आप देखो मैक्सिमम कोलिजन हुआ होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि ज्यादातर मैक्सिमम एक सीक्वेंस में जो बकेट्स है वो कहाँ तक भरी हुई है। तो आप देखो यहाँ पे लगातार 2 भरी हुई है, इस इंडेक्स से आप स्टार्ट करो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करो तो ये अगेन 2 भरी हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट होगा, कोलिजन आया होगा तो यहाँ पर आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्लॉट तो खाली है, यहाँ पर कोई कोलिजन ही नहीं आया होगा, अदरवाइज यहाँ पर स्लॉट भरा हुआ होता। यहाँ देखो तो यहाँ पर एक सीक्वेंस 8 9 0 और 1 4 स्लॉट लगातार भरे हुए हैं। तो यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट होता जो मुझे सर्च करना होता, तो मैं सर्च करती यहाँ पर, नहीं मिलता तो हो सकता है लीनियर प्रोबिंग लगी हो, तो वो यहाँ ढूंढती। पहला कंपैरिजन नहीं मिलता, दूसरा कंपैरिजन नहीं मिलता, तीसरा कंपैरिजन नहीं मिलता, चौथा कंपैरिजन नहीं मिलता, पांचवा कंपैरिजन जब मुझे स्लॉट खाली मिलता तो ये मैं मान लेती कि वो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इस गिवन सिनेरियो में कितने लगेंगे, इस गिवन सिनेरियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेंगे 5। ये अब नेक्स्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो अभी हमने पढ़ा था लीनियर प्रोबिंग, जिसमें हमने देखा कि नेक्स्ट पॉसिबल स्लॉट में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तो सपोज करो ये आपके पास कुछ कीज दे रखी है, सेम लीनियर प्रोबिंग की तरह ही होता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। वहां पे हमने लिखा था सिर्फ यहाँ तक हैश कोड प्लस आई मॉड हैश टेबल का साइज, बट यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में लग जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर। मतलब अगर पहली बार कोलिजन होगा तो कोलिजन नहीं होगा तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, 0 प्लस 0 स्क्वायर, इसके कोई भी यूज नहीं होगा। जैसे ही पहला कोलिजन मिलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम कर देंगे 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। फिर अगर मान लो ये भी वैल्यू ऑक्यूपाई मिली तो हम क्या कर देंगे 2 प्लस 4। इस तरीके से आप जंप करके वो लोकेशन ढूंढेंगे कोई भी की को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले मान लो 25 आई, तो 25 आ गई, यहाँ प्लेस हो गई। देन 54 आई, यहाँ प्लेस हो गई। देन 79 आई, यहाँ प्लेस हो गई। 43 आई, यहाँ प्लेस हो गई। अब 65 आई, तो 65 में सबसे पहले हैश कोड जनरेट हुआ 5 प्लस 0 मॉड 10। तो कितना आया आपका वैल्यू 5, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा अब हम आई की वैल्यू को चेंज बढ़ाकर 1 कर देखते हैं। फिर हमने किया 5 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 मॉड 5। तो ये कितनी आ गई वैल्यू 7। तो अब आपने 7 पे देखा खाली है, तो 7 पे आपने क्या स्टोर कर दिया, 7 पे आपने स्टोर कर दिया 65 एंड सो ऑन। अगर दोनों पे कोलिजन आता तो फिर आप नेक्स्ट टाइम करते कोई भी वैल्यू +2 +4 देन मॉड 10। इस तरीके से आपकी प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी। इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आएगा।
यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे रखा है जिसमें आपको बोला गया है कोलिजन आपको रिजॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो यहाँ पे सपोज करो हमने एक हैश टेबल बना ली ऑफ साइज 10, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि वी आर यूजिंग अ हैश टेबल ऑफ साइज 10, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमें यूज करनी है और इन कीज को हमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आपकी कीज क्या आई है, सबसे पहले आपकी की जो आई है वो आई है 13। तो 13 जो होगी तो 13 प्लस आई की वैल्यू होगी 13 मॉड 10 से आपको हैश कोड क्या निकल के आया, पहले निकल के आया 3। फिर आपने लिखा 3 प्लस जीरो का स्क्वायर मॉड 10। तो इनिशियली आपके लिए क्या वैल्यू निकल के आ गई, 3 के लिए, 13 के लिए 3 निकल कर आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट की आई 23। तो जब 23 आई तो इसके लिए भी हैश कोड क्या जनरेट हुआ, 3। तो जब आपने लिखा आई की वैल्यू सबसे पहले 0 थी तो 3 प्लस जीरो मॉड 10 फॉर 23, कितनी आई वैल्यू, 3 आई। 3 पर आपको क्या मिला, कोलिजन मिला। फिर आपने आई की वैल्यू 1 बढ़ाई, फिर आपने किया 3 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 5। तो जब 5 आ गई तो आपने इसके लिए वैल्यू क्या देख ली, 5 पे आपने स्टोर कर दिया, 5 पे आपने स्टोर कर दिया 23। नेक्स्ट की आपकी आई 3। तो जब 3 के लिए सबसे पहले आपने इवेल्युएट किया तो आपका आया होगा 3 प्लस जीरो 3 कोलिजन मिला। आई की वैल्यू करी 1, 3 प्लस वन अगेन कोलिजन मिला। आई की वैल्यू करी 2, तो 3 प्लस टू का स्क्वायर यानी कि 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 3 आपने कहा इंडेक्स पर स्टोर कर दिया, 9। अब तो बेटा आ ही गया आंसर, 3 किस पे स्टोर हो गया, 9 पर। नेक्स्ट आया आपका 44। तो 44 आपका यहाँ स्टोर हो गया। फिर आया 54। तो 54 पे कोलिजन आया तो आपने किया 1 प्लस 1 की कितनी आ गई, 6। तो 6 पर आपने स्टोर कर दिया 54। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 44, 3 और 13 किस इंडेक्स पर स्टोर है। तो 44 स्टोर है 4th इंडेक्स पर, 3 स्टोर है 9 इंडेक्स पर और 13 स्टोर है 3 इंडेक्स पर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, अब ये वही कीज आपको दे रखी है, सेम आपने हैश टेबल बना रखी होगी। अब आपको सिंपल बताना है कि एक नई की आई 62 वो किस इंडेक्स पर स्टोर होगी। सो यस, क्योंकि वहां पे सेकंड इंडेक्स खाली था तो जो 62 है वो सेकंड इंडेक्स पर स्टोर होगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंसर्टिंग विच की टुक द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन किस में लगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन किस में लगे, 3 में लगे। क्योंकि उसमें हमारी आई की वैल्यू कहाँ तक चली गई थी, 2 तक चली गई थी, बाकी सब में तो नहीं गई थी, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे इसमें। और मिनिमम पूछा जाता तो आपका 13 भी एक ही बार में हो गया था, 44 भी एक ही बार में हो गया था, 62 भी एक ही बार में हो गया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच की विल टुक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो आंसर इज सी। अब आती है बात डबल हैशिंग की। तो अभी हम लोगों ने 2 तरीके के मेथड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पहला मेथड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, लीनियर प्रोबिंग। सेकंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओपन एड्रेसिंग के अंदर तीसरा मेथड आता है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग से मतलब है यहाँ पर हम 2 हैश फंक्शंस का यूज करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हैश फंक्शन 2 है इसके संग मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आई का, यानी कि ये सेकंड हैश फंक्शन तभी एक्टिव होगा जब आपको कोलिजन मिलेगा, अदरवाइज तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 से जब आप इस हैश फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवेंचुअली क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो यानी कि अगर आपको कोलिजन मिलता है तो इस हैश फंक्शन को हम एक्टिवेट करेंगे और उसके हिसाब से आपकी कीज जो आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। तो ये आपका होता है डबल हैश फंक्शन और डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किसी की पे कोलिजन होगा तो आप सेकंड हैश फंक्शन का यूज करोगे मल्टीप्लाई बाय आई। और नहीं क्लियर है तो इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और ये हमने एक हैश टेबल बना ली। अब सबसे पहले आपकी क्या आई, की जो है वो जो की आई 12 वो 25 से छोटी है तो आपने सीधे किया की मॉड 10। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पर वो स्टोर हो गई 12। तो 12 तो है ही है मतलब आंसर। और आप देख लो यहाँ पे सारों ऑप्शंस में 12 दे रखा है। देन आपकी की आई 27। तो 27 जब आपने किया तो आपने किया की मॉड 5।
क्योंकि 27 25 से बड़ा है, तो आपने क्या इसके अंदर क्या हैश फंक्शन की वैल्यू आएगी, की मॉड 5। तो 27 मॉड 5 जब आपने किया तो आपका आया 2, और 2 प्लस 5 आपने किया तो आया 7। तो 7 पे क्या स्टोर हो गया, 27 स्टोर हो गया। देन आपकी वैल्यू आई 45। जब 45 आई तो 45 मॉड 5 कितना होगा, 0, 0 प्लस 5 5, तो 45 स्टोर हो गई 5 पर। देन आपकी वैल्यू आई 32। 32 मॉड 5 कितना होगा, 2, 2 प्लस 5 हुआ 7। ठीक है, तो यहाँ पर 32 भी कहाँ पे स्टोर हो गई, यहाँ पर स्टोर हो गई 32। उसके बाद आया 93। तो 93 भी बड़ा है, तो 93 के केस में क्या होगा, 93 मॉड 5 आई वैल्यू कितनी, 3 है ना, प्लस 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8। तो 93 स्टोर हो गया यहाँ पर। देन आपकी आई 41। 41 मॉड 5 आया 1 प्लस 5, 6 पर आपका स्टोर हो गया 41। देन आया 22। 22 इधर से छोटा है, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सबसे पहला स्टेप है कि आप दोनों, एक चेनिंग की हेल्प से और एक लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से आप पहले दो हैश टेबल्स बनाएंगे, उसके बाद फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, राइट। दिस इज द राइट अप्रोच। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी हैश टेबल जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हमने दोनों बना ली। अब देखते हैं सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर आपको कोई हैश फंक्शन नहीं गिवन, हैश फंक्शन नहीं गिवन, बट आपको ये पता है कि हैश टेबल का साइज कितना है, 5। तो जो डिफॉल्ट आप हैश फंक्शन यूज करोगे वो करोगे की मॉड 5, यानी कि डिवीजन मॉड्यूलो। अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन होता, कई बार क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होगा हमेशा, बट कई बार नहीं गिवन होता, तो आप डिवीजन मॉड्यूलो लेते हो और मॉड किससे करोगे, जितना हैश टेबल का साइज होगा। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहली की आपकी आई 32। अभी हम चेनिंग के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि जो इंसर्शन होगा चेनिंग में वो हेड पोजीशन पर होगा। तो सबसे पहले की आपकी क्या आई 32, तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया 32 मॉड 5 के हिसाब से। देन आपकी आई 65, 0 पर आपने प्लेस कर दिया 65 की। अब नेक्स्ट आपकी की आई 96, तो 96 में रिमाइंडर आएगा 1, आपकी 1 लोकेशन। नेक्स्ट आपकी की आई 81, तो 81 भी 1 पर ही जाएगी, पर हेड पर इंसर्ट होगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 81। देन आपकी आ जाएगी 96। देन आपकी आएगी 33, 33 जाएगी थर्ड लोकेशन पर। देन आपकी आएगी 5, 5 जाएगी 0 लोकेशन पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 65। देन आपकी जाएगी 19, 19 आपकी आएगी फोर्थ लोकेशन पर। देन आपका आएगा 76, 76 आएगा फर्स्ट लोकेशन पर, तो पहले लगेगा 76, देन 81, देन 96। ये तो चेनिंग की हेल्प से बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हम सेम बनाते हैं, किसकी हेल्प से, लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से। जब तक डेटा पूरा फिल नहीं हो जाता, और उसके बाद फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेनिंग अप्लाई करेंगे। एक बार ये वाली क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। 32 आपका आएगा 0 सेकेंड इंडेक्स पर। देन आपका 65 आएगा 0 इंडेक्स पर। देन आएगा 96, तो 96 आपका आएगा फर्स्ट इंडेक्स पर। उसके बाद आएगा 81, तो 81 आपका आएगा थर्ड इंडेक्स पर, क्योंकि आपको यहाँ पे कोलिजन मिला। फिर आएगा 33, तो 33 आपका आएगा दिस इंडेक्स पर। देन आपका आएगा 5, तो 5 आपका आएगा 0th इंडेक्स पर। उसके बाद आपका आएगा 19, तो 19 की वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ आएगा 4 और 19। देन आपका आएगा 33। उसके बाद आएगा 76, तो 76 आपका आएगा फर्स्ट इंडेक्स पर, तो 76 देन 96। तो अब आपको बोला गया है कि 81 जो है वो क्या क्या इंडेक्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो पहली अप्रोच में 81 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, और दूसरी अप्रोच में 81 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका हो गया 1 एंड 3। अब इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है सेकंड, इसको फटाफट देख के बताओ कि कितने कंपैरिजन लगेंगे 76 को सर्च करने के लिए और 96 को सर्च करने के लिए, दोनों मेथड में। अब आप लोगों के पास दोनों टेबल्स बनी हुई हैं। पहले आपने चेनिंग के थ्रू सर्च किया, उसके बाद आपने किया लीनियर प्रोबिंग के थ्रू। 76 और 96 को सर्च करने के लिए कितने सर्चिंग ऑपरेशंस लगेंगे। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं दोबारा बैक जा रही हूँ जहाँ पे हमने ये टेबल बनाई थी। तो कौन कौन सी कीज बोली गई थी, कौन कौन सी पूछी गई है आपसे कीज, 76 एंड 96। इस पे देखो, सबसे पहले चेनिंग अप्रोच में चलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कितने कंपैरिजन सर्च करने के लिए लगेंगे। तो पहला चेनिंग में है, तो जब आप चेनिंग के केस में जाओगे, तो चेनिंग के केस में जब आप लोगों ने सर्च करने के लिए देखा, तो यहाँ पर आप देखो, तो आपको 76 आपको कंपैरिजन लगा, एक कंपैरिजन आपको सर्च करने में लगा,
और आपने पहले ही आपको स्लॉट में क्या मिल गया 76 और 96 मिल गया। तो चेनिंग के केस में अगर आपको सर्च करना हुआ तो क्या होगा इस केस में, जब आपने 76 को सर्च किया तो एक कंपैरिजन लगा और 96 को भी सर्च करने पर कितने कंपैरिजन लगे, 76 को सर्च करने पर एक कंपैरिजन लगा और 96 को सर्च करने में पहले 76 से कंपेयर हुआ, फिर 81 से कंपेयर हुआ, फिर 93 से कंपेयर हुआ। तो 76 और 96 के लिए चेनिंग में कितने लगे, 3 कंपैरिजन। हम 96 अब 76 के लिए चेनिंग में जाते हैं। तो 76 के लिए जब आप लीनियर प्रोबिंग में गए तो 76 के लीनियर प्रोबिंग में आपको कितने कंपैरिजन लगे, अगेन आपको पहला कंपैरिजन में आपको 76 मिल गया। लेकिन जब आपने इसमें लीनियर प्रोबिंग में इसमें सर्चिंग करी तो अब क्या होगा, सबसे पहले 76 से सर्च किया, नहीं मिला, फिर उसको लगा कि शायद यहाँ हो सकता है, फिर 96 के लिए उसने यहाँ सर्च किया, सेकंड कंपैरिजन, ये हो गया फर्स्ट कंपैरिजन, ये हो गया सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन, फोर्थ कंपैरिजन, फिफ्थ कंपैरिजन। जब यहाँ तक सब जगह उसको नहीं मिला तो फिर वो यहाँ पर आएगा, सिक्स्थ कंपैरिजन 76 से फिर हुआ, फिर सेवेंथ कंपैरिजन में जाके उसको क्या मिला, उसको तब जाके मिला क्या, 96। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर प्रोबिंग है और जब आप सर्चिंग कर रहे हो तो पहले आप लीनियर प्रोबिंग की तरफ पूरी यहाँ तक सर्चिंग करोगे, आई की वैल्यू कहाँ तक बढ़ाओगे, हैश टेबल का साइज -1 तक, और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे लिंक लिस्ट में सर्च करना शुरू करोगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे वो यहाँ पे लगेंगे, लीनियर प्रोबिंग के लिए 3 लगेंगे और यहाँ लगेंगे 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन के केस में, आंसर इज ए 1 1 एंड 3 7। तो आपके पास ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन है, बस इतना ये पूछा है कि अगर कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना है तो आपको कितने कंपैरिजन लगेंगे इन केस ऑफ चेनिंग और इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग। तो बेसिकली बेटा देखो होगा क्या, जब आप कोई भी नया वैल्यू इंसर्ट करोगे और एक बार सारी वैल्यूज हो चुकी होंगी, तो एक बार मैं वापस जाती हूँ जहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था। हाँ, अब मुझे 46 की को इंसर्ट करना है और इस समय ये सिचुएशन है, ठीक है, मुझे 46 की को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे को जब 46 की इंसर्ट करनी होगी, इन चेनिंग करनी होगी, तो सीधे मुझे पता है यहाँ 1 पर ही करना है, तो एक ही बार में हेड पे लग जाएगा, तो एक ही कंपैरिजन होगा 76 और उसके हेड पे आपका चेनिंग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ 46 करना होगा तो यहाँ जब आप देखो, पहले जब 7 आया था आंसर, उस केस में आपने सर्चिंग करी थी, तब आपको नहीं पता कौन सी की कहाँ है, आपको सब जगह देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप 46 इंसर्ट करने जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं हैश टेबल में पता होगा कि जितनी कीज हैं वो ऑलरेडी सारे स्लॉट्स भर चुके हैं, तो आप सिंपल 46 आप 1 लोकेशन पर ही लगा दोगे। आपको इस केस में पूरा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग इंसर्शन में फ्लैग मेंटेन करके चलेंगे। जैसे ही फ्लैग में क्या होगा कि सारी स्लॉट्स आपके भर चुके हैं, अगर फ्लैग की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई फॉर एग्जांपल, उस पर्टिकुलर केस में अब आप दोबारा थोड़ी ना नीचे नीचे जाओगे, वरना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब आप सीधे सीधे 46 पे ही वैल्यू को प्लेस कर दोगे। तो इन दैट केस जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सी। आई होप सो दिस इज ऑल अबाउट हैशिंग।